हाय, वेलकम बैक एवरीवन। ये क्लास है आपकी होम साइंस की, जिसमें हम प्रसार शिक्षा को समझ रहे हैं। इसमें हमने 2 क्लासों को कवर किया है और आज हम तीसरी क्लास उसी के संदर्भ में करेंगे और समझेंगे इसके संबंधित बाकी थ्योरी को और उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपकी थ्योरी क्लियर होती है, जिससे आपके डाउट क्लियर होते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। जिसमें हम 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो काफी होते हैं अपने आप में। तो स्टार्ट करते हैं प्रसार शिक्षा का उद्भव एवं विकास और समझते हैं कि इसके अंतर्गत कितने कर्मों को कब कब जो है प्रोग्राम किया गया। और तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और करते हैं स्टार्ट प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन के लेक्चर को। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि प्रसार शिक्षा, जैसे कि इससे पहले 2 कक्षाओं में भी आपने समझा है कि ये जो शिक्षा है केवल विद्यालयों या कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहाँ तक फैली हुई है, ये समाज के प्रति एक वर्ग तक फैली हुई है। ठीक, इसी विचार ने प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन की अवधारणा को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि इसको हमें सिर्फ एक मुखी या फिर स्थानीय नहीं बनाना है, हमें इसको बहुमुखी बनाना है। ठीक है, यह शिक्षा का एक ऐसा रूप है जो किसानों, ग्रामीणों और समाज के उन वर्गों तक पहुंचती है जिन्हें औपचारिक शिक्षा का अवसर ही नहीं मिल पाता, यानी कि जिन्हें स्कूल में पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिल पाता है और वो कुछ भी नया नहीं सीख पाते हैं, वो अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो जरूरी होता है कि जब वो किसी भी ऐसी उम्र में आ चुके हैं जब वो स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते, तो आपको क्या करना है कि आपको उनसे मिलकर अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो घर के पालन पोषण से संबंधित हो, चाहे आपके बाग खेत खलियान आदि से संबंधित हो, तो उनको जाकर वो जानकारी आपको देनी है एज ए प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, बात करते हैं अब प्रसार शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ। इसके हम महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, ना कि इसकी थियरी पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम वो तत्व शामिल करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं। तो प्रसार शिक्षा का उद्भव कैसे होता है कि इसका आरंभ सबसे पहले ब्रिटेन से होता है। कहाँ से? ब्रिटेन से होता है। ठीक है, अमेरिका से ब्रिटेन से होता है। ठीक, 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने क्या किया कि किसानों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए उन्होंने एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और 1894 में अमेरिका ने भी इस अवधारणा को अपनाया और कृषि एवं उद्योग में प्रसार शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, साथ ही साथ 1914 में अगर देखें तो एक एक्ट आया था जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसका नाम था स्मिथ लीवर एक्ट। इसके माध्यम से क्या हुआ था कि अमेरिका में इसे औपचारिक मान्यता मिली थी, यानी कि इसको एक तरह से एलिजिबल कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें धीरे धीरे यह शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में फैल गई थी। इस प्रकार से इसका विस्तार माना जाता है। तो इसका आरंभ हुआ था ब्रिटेन से, है ना, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसको स्टार्ट किया गया था किसानों तक ज्ञान पहुंचाने के संदर्भ में। ठीक है, और उसके बाद अमेरिका ने भी इसी अवधारणा के आधार पर इसको स्टार्ट किया था और कृषि के क्षेत्र में एवं उद्योग के क्षेत्र में इसका विस्तार किया था। ठीक है, चलिए आगे इसको समझते हैं। भारत में इसका विस्तार कैसे हुआ, भारत में प्रसार शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो भारत में औपनिवेशिक काल में, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय पर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। ठीक है, तो 1908 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई? भारत में पूसा, बिहार में की गई थी। ठीक है, 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिशों पर प्रसार शिक्षा को संस्थागत रूप में बढ़ावा मिला था, यानी कि इसको स्टैब्लिश कर दिया और एज ए संस्था के रूप में इसको जो है इसकी संस्थाएं खोली जाने लगी।
ठीक। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राधा कृष्णन आयोग ने, कौन से आयोग ने? राधा कृष्णन आयोग ने प्रसार शिक्षा के महत्व पर बल दिया था। यानी कि ये जो प्रसार शिक्षा है इसकी शुरुआत जब हुई थी तो एक इंस्टीट्यूट जो सबसे पहले खोला गया था भारत में, वो बिहार में खोला गया था, पूसा शहर में। ठीक है। और एक इसके लिए जो आयोग बनाए गए थे, कई सारे इसके लिए आयोग बनाए गए, उनमें से जो राधा कृष्णन आयोग थे उन्होंने भारत में इसके प्रसार की जो है सिफारिश की थी। ठीक है। 1955 से 1956 कृषि विश्वविद्यालयों एवं गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रसार शिक्षा को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया था। यानी कि इसे 2 सब्जेक्टों में इस टॉपिक को शामिल किया गया। प्रसार शिक्षा को एक तो शामिल किया गया था किसमें? कृषि विश्वविद्यालयों में, और साथ ही साथ इसको गृह विज्ञान के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। ठीक है, उसको पढ़ाया जाने लगा, तो इसको एक औपचारिक रूप दे दिया, यानी कि इसको सैद्धांतिक रूप से थियोरेटिकली इसको पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, ये कब? 1955 से 1956 में हुआ। ठीक, इस तरीके से जो है आपने समझ लिया इसका उद्भव। अब इसके प्रचार का जो स्वरूप है, हालांकि आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट करके ये कई तरीकों से समझाने की कोशिश करता है, तो उसी संदर्भ में हम समझते हैं कि प्रसार शिक्षा का स्वरूप कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो जो प्रसार शिक्षा है ना, वो केवल कृषि प्रसार तक संबंधित नहीं है, कृषि प्रसार तक ये सीमित नहीं है, ये तो बल्कि ग्राम विकास और ग्राम का स्वास्थ्य, गांव के लोगों का स्वास्थ्य है, उनकी शिक्षा, उनके उद्योग, उनका सामाजिक उत्थान से भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है वो है ज्ञान का विस्तार करना और उसको व्यवहारिक बनाना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक, ग्रामीण समाज को आधुनिक तकनीक, कृषि पद्धतियों, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सामाजिक सुधारों से जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य है। मतलब गांव के लोगों को आधुनिक तकनीकों के बारे में बताना है, कृषि पद्धतियों के बारे में बताना है कि आप एक ही खेती को कितने तरीकों से कर सकते हैं, उनके जीवन में आ रही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से उनको जो है परिचित कराना है कि क्यों आप इतना बीमार रह रहे हैं, कौन कौन सी चीजें खाकर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक। और सामाजिक सुधारों की बहुत सी मतलब परंपराओं को, रूढ़ियों को आप अभी भी अपनाए हुए हैं, आपको उनको छोड़ना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। ठीक है, आप अपनी संस्कृति समाज को भी बनाए रखिए, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के यानी कि नए जमाने के साथ में आप अपने आप को लेकर चलिए। ये इसका एक तरह का स्वरूप है, या कहो कि इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य भी जो होता है बिल्कुल इसी से संबंधित होता है। जैसे कि अगर उद्देश्य की बात करें कि हम प्रसार शिक्षा, जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है, तो वो लोगों को प्रसार शिक्षा के तहत क्यों मतलब नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीजों के बारे में जानकारी देता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि ग्रामीण एवं शहरी जीवन के बीच संतुलन बना रहे। ठीक है ना, साथ ही ऐसा ना हो कि गांव के लोग बिल्कुल पिछड़े रह जाएं और शहर के लोग एकदम एडवांस हो जाए। ठीक, तो वो चाहते हैं कि इनको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिले और एक बैलेंस बना रहे दोनों के बीच में। साथ ही साथ कृषि उत्पादन एवं जीवन स्तर को उन्नत बनाना चाहते हैं कि भाई कृषि को कोई बुरा ना माने, एक समय के बाद लोग खेती ही करना ना छोड़ दे, तो आप कृषि से अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी उपज होगी और लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोग खेती से मुंह नहीं मोड़ेंगे, लोग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य है ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। भाई पैसा आ रहा है, वो अपनी खेती कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। ठीक, वैज्ञानिक सोच, उनको किसी पिटी सोच तरीके से नहीं सोचना है, उनको वैज्ञानिक तरीके से सोचना है और तकनीकी नवाचारों को गांव तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य होता है। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य होता है शिक्षा के अवसरों को हर वर्ग तक पहुंचाना, कि खेती और पढ़ाई, क्या इनका आपस में कोई संबंध हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब खेती को स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन खेती को सिखाया तो जा सकता है, फील्ड पर जाकर उसको उसका ज्ञान दिया जा सकता है एक समय के बाद में, है ना। तो शिक्षा के अवसरों को हर वर्ग तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य होता है, तो इसीलिए हम इस चीज को शिक्षा से जोड़कर लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, बात समझ गए। अब इसके महत्व की बात करते हैं, भाई क्या महत्व है लोगों के जीवन में प्रसार शिक्षा का। तो इससे क्या होता है कि जो प्रसार शिक्षा है वो ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाती है।
जब हम उन्हें सिखाएंगे, चीजों की जानकारी देंगे, तो उनका विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बेरोजगारी कम होगी, सामाजिक चेतना बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ाने में इससे सहायता मिलेगी और साथ ही साथ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में प्रमुख साधन है ना? बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते, समझ लेते हैं। प्रसार शिक्षा के प्रमुख प्रयास एवं संस्थाएं, इसकी कितनी संस्थाएं हैं? इसकी कितनी संस्थाएं हैं, कितनी संस्थाओं के रूप में ये काम करता है? तो बात करते हैं सबसे पहले जो इसमें मार्थंडम माधवासन इसने लिख दिया है, इसका नाम है मार्थंडम प्रयास। मार्थंडम प्रयास से 1921 में सबसे पहले मार्थंडम ने प्रयास किए थे, प्रसार शिक्षा के रूप में एक संस्था का निर्माण किया था, संस्था को स्थापित किया था। इसने क्या किया था? मार्थंडम ने ईसाई मिशन के अंतर्गत त्रावणकोर केरल में इसको प्रारंभ किया। ठीक है, मार्थंडम जो एक तरह का मतलब एक योजना थी जो 1921 में मार्थंडम द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और जिसको एक तरह से स्टार्ट किया था किसने? अमेरिका के डॉक्टर ट्रेसर हेड ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना, यानी कि वो अपने स्वयं की मदद खुद कर पाए। इसका मुख्य आधार था इस योजना का, या फिर कहे कि इस मिशन का मुख्य आधार था लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना। साथ ही साथ उनको शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उनका विकास करना और सरकारी सहयोग की कमी एवं धार्मिक मतभेदों के कारण कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा मतलब ये सफल नहीं हो पाया। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये सबसे शुरुआती कार्यक्रम था, सबसे शुरुआती मिशन था, लेकिन इसको इतनी सफलता नहीं मिली। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है, कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन सा मिशन नहीं है, या फिर कौन से मिशन के अंतर्गत जो है प्रसार शिक्षा का विकास नहीं किया गया? तो सबसे पहले तो आपको मार्थंडम याद रखना है, मार्थंडम प्रयास 1921। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मिशन आया था वो आया था एट प्रयास मिशन, हम इसको कहेंगे एट। ठीक है, तो दूसरा जो प्रयास था उसका नाम था एट। ठीक, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये अपने आप में एक मतलब जो मिशन था उसका नाम है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली या फिर ऐसी मतलब समझने वाली कोई बात नहीं है। तो ये एट प्रयास आया था 1948 में, ये भी प्रसार शिक्षा से संबंधित था, प्रसार शिक्षा के प्रसार करने से संबंधित था। तो हम इसको लाया गया था अमेरिकी आर्किटेक्टर जो एल्बर्ट मेयर थे उनके द्वारा, जो अमेरिकी आर्किटेक्टर थे जिनका नाम था एल्बर्ट मेयर। और इसका उद्देश्य था उत्पादन में सुधार करना। देखो, जो पहली वाली का उद्देश्य था जिसका नाम था मार्थंडम, इसका उद्देश्य था क्या था? इसका उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और मानसिक विकास करना, यानी कि लोगों का हमें शारीरिक विकास करना है, उनका आत्मिक विकास करना है, उनका मानसिक विकास करना है, वो चीजों को कैसे समझते हैं। लेकिन जो एट प्रयास था उसका उद्देश्य था उत्पादन में सुधार करना, जैसे कि कृषि के उत्पादन में सुधार करना, उनकी शिक्षा को बढ़ाना, उनको साक्षर करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ सहकारिता, यानी कि वो कोऑपरेटिव एक दूसरे को कोऑपरेट करके चीजों को सीखे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1464 गांव से, बाद में 98 गांव तक इसका विस्तार किया गया था। तो एट प्रयास 1948 में आया था, किसके द्वारा लाया गया था? एल्बर्ट मेयर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके उद्देश्य बहुत कम पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ खास किसी में यूनिक होता है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी मैंने कैसे क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दिया है। तीसरा इसमें जो योजना लाई गई थी वो थी ग्राम पुनर्निर्माण योजना। ग्राम पुनर्निर्माण योजना कब आई थी ये पूछ लिया जाता है, 1903 में आई थी ग्राम पुनर्निर्माण योजना। ये भी प्रसार शिक्षा के तहत लाई गई थी। तो सर डेनियल हैमिल्टन द्वारा बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सहकारी ऋण समितियां और ग्राम संगठन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वह योजना बताइए जिसके तहत सहकारी ऋण समितियों और ग्राम संगठन को लागू करने के लिए जिसको लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सहकारी ऋण समितियां और ग्राम संगठन इसका उद्देश्य था, किसका? ग्राम पुनर्निर्माण योजना का। इसका एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया 1934 में, ग्राम पुनर्निर्माण प्रशिक्षण संस्थान की इसकी स्थापना की गई। ठीक है, फिर अगली योजना आई थी गुरुदास योजना।
जो आई थी 1932 से 1933 के बीच में। इसको लाया गया था गुरुदास बनर्जी द्वारा, कहां पर, पंजाब में लाया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण जीवन सुधारना, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योग में प्रगति। इन्होंने इस पर जो है ध्यान दिया था, इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया था। फिर अगली योजना लाई गई थी श्री निकेतन। ये 18 प्रकार की है। अभी से आपको जो है मतलब आलस नहीं आना चाहिए, आप अभी से ही सोचने लगे कि 2-4 होगी, नहीं, 18 प्रकार की योजनाएं लाई जा चुकी है। तो 18 के 18 को आपको पढ़ना है, समझना है। श्री निकेतन 1908 से 1921 में आई थी। इसको किसके द्वारा लाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लाया गया था। और गांव में युवक संघ बनाकर कार्य की इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। मुख्य लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य था ग्रामीण समस्याओं का समाधान, ग्राम कल्याण, कृषि उत्पादन एवं उद्योगों में सुधार। हालांकि ये सब नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आपको मेंस लिखना पड़ा तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत ही मेन मतलब पॉइंट है, समझ गए। नेक्स्ट जो योजना आई थी ईसाई मिशन, जो 2000 में आई थी, ईसाई मिशन। ठीक है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में इसने योगदान दिया था। 325 उच्च विद्यालय और 38 महाविद्यालयों को इसके द्वारा स्थापित किया गया था। अस्पताल, प्रशिक्षण संस्थान और कृषि विकास कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किसके द्वारा उच्च विद्यालयों और महाविद्यालयों को स्थापित किया गया था। ईसाई मिशन योजना के तहत किया गया था। सेवाग्राम योजना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेवाग्राम योजना से किसका संबंध है। तो इसमें ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो उसमें अगर महात्मा गांधी भी ऑप्शन है तो आपको याद रखना चाहिए, जो सेवाग्राम योजना थी उसको लाया गया था किसके विचारों के आधार पर, महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर लाया गया था। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित थी। ठीक है, इसका एक नारा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इसका नारा था, ये नारा आपको दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सी योजना का था, तो ये सेवाग्राम योजना का था। मूवमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। ठीक, इसका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो शिक्षा से संबंधित, ग्राम सुधार से संबंधित, महिला उत्थान और कृषि एवं उद्योग विकास से संबंधित था। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको समझ में आ रहे हैं। सर्वोदय कार्यक्रम, सर्वोदय कार्यक्रम को लाया गया, सर्वोदय योजना को लाया गया। ये भी गांधी जी की प्रेरणा पर आधारित था। ठीक है, सर्वोदय या फिर ग्राम योजना, ये आपको ध्यान रखना है। सेवाग्राम योजना और सर्वोदय योजना ये गांधी जी की प्रेरणा पर आधारित रहे हैं। इसका उद्देश्य था सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा बनाना और साथ ही साथ कृषि एवं शिक्षा का विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं और ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। आपको देखने को मिल रहा है कि उद्देश्य सबके लगभग समान ही है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ, तो उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, फिर अगली योजना थी दोहरी आदर्श सेवा संघ योजना। दोहरी आदर्श सेवा संघ योजना, जिसमें 232 गांवों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना ग्वालियर के कर्नल सिटोल द्वारा की गई थी। जो दोहरी आदर्श सेवा संघ योजना थी, इसकी स्थापना की गई थी ग्वालियर के कर्नल सिटोल द्वारा। और इसमें जो कार्य किए गए थे, ग्राम पुनर्निर्माण समितियां बनाई गई थी, कृषि, पशुपालन व प्राकृतिक खाद्य निर्माण के पर जो है जोर दिया गया था। फिर एक योजना थी नील दढ़ी योजना, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट योजना है, नील दढ़ी योजना। इसके प्रतिपादक थे श्री S.K. देव। ठीक, और ये विदेशी सहयोग से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में था भारतीय समाज की निर्धनता, बेरोजगारी और अज्ञानता को दूर करना। ठीक है, उद्देश्य तो सबके लगभग जो है समान ही है। फिर 11वीं जो योजना थी वो थी भारतीय ग्राम सेवा मंडल। भारतीय ग्राम सेवा मंडल लाई गई थी 1935 से 1936 में। ठीक है, और जिसको लाया गया था किसके नेतृत्व में, JP कृपलानी के नेतृत्व में लाया गया था। ये भी ग्रामीण उत्थान के लिए जो है इससे संबंधित थी, उद्योग, महिला सुधार पे जो है इसने ध्यान दिया था। ठीक है, और योजना नंबर 12 है भारतीय ग्रामीण संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी। भारतीय ग्रामीण संगठन जो कि संबंधित था ग्राम सुधार से, महिलाओं के कल्याण से, शिक्षा से एवं सहकारी समितियों के विकास से। फिर एक योजना लाई गई भारतीय ग्रामोदय संघ। ठीक है, इसका गठन किया गया। इसका भी उद्देश्य ग्रामीण उद्योग, हस्तकला, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट योजना थी भारतीय सहकारी संघ। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी। इसका भी जो उद्देश्य था वो था सहकारिता आंदोलन और ग्राम संगठन को बढ़ावा देना।
15 नंबर की जो योजना थी किसान पाठशाला, किसान पाठशाला, इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण किसानों को कृषि, पशुपालन एवं तकनीकी की जानकारी देना। ठीक है। जो 16 नंबर की योजना आई जिसका नाम था ग्रामोदय मंडल, ग्रामोदय मंडल, एक ग्रामोदय योजना पढ़ चुके हैं, ग्रामोदय मंडल। ठीक है। ये कब आई थी? 1952 में आई थी। तो इसका उद्देश्य भी ग्रामीण शिक्षा, कृषि प्रशिक्षण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। एक योजना थी भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज जो आई थी 1952 में, ये भी 1952 में आई थी। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वह योजना बताओ जो पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी। तो इसको पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, भारत सेवक समाज योजना को, जो 1952 में आई थी और पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय योजनाओं में जन सहभागिता। ठीक है। और इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना के तहत जो ग्राम सुधार और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, उद्योग और पंचायत संगठनों में योगदान देना। ठीक है। 18वें नंबर की जो योजना लाई गई थी उसका नाम था पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, जो कि 1953 में आई। पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण हेतु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया, कौन सी योजना को लाया गया, तो उसका नाम था पंचायत प्रशिक्षण केंद्र 1953 में, जिसका गठन किया गया। ठीक है। जिसका जो उद्देश्य था ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना था। ठीक है। यहाँ हमने 18 योजनाओं को कंप्लीट किया है। अब समझ लेते हैं इनके क्वेश्चनों को, क्वेश्चनों से और ज्यादा आपको क्लियर हो जाता है। तो प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था कब और कहां पर किया गया था, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा इसके शब्द का प्रयोग किया गया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में प्रसार शिक्षा को औपचारिक मान्यता किस वर्ष दी गई थी। आपको जैसे हम थ्योरी क्लियर कर रहे थे, आपको जो है अच्छे से याद होगा कि अमेरिका में प्रसार शिक्षा को औपचारिक मान्यता यानी कि उसको फॉर्मल कब बना दिया गया था, स्कूलों में उसको पढ़ाया जाना कब स्टार्ट कर दिया गया था, वो किया गया था स्मिथ लीवर एक्ट के तहत। यानी कि स्मिथ लीवर जो एक्ट आया था 1940 में आया था, जिससे इसको फॉर्मल बना दिया गया था, औपचारिक बना दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की स्थापना कहाँ और कब की गई थी। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि भारत में सबसे पहले जो प्रसार शिक्षा का गठन किया गया था, कहाँ पर सबसे पहला इंस्टीट्यूट बनाया गया था, तो पूसा बिहार में बनाया गया था 1908 में। ठीक है, वहां पर इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1928 में। कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री निकेतन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, JB कृपलानी या फिर एल्बर्ट मेयर। जो श्री निकेतन योजना थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एट प्रयास योजना, एट प्रयास योजना किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी, किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी, यह भी आपने जस्ट पढ़ा है। तो एल्बर्ट मेयर, डेनियल हैमिल्टन, कर्नल सिटोल या फिर SK देव। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट मेयर। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा आपको। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यहाँ से फटाफट आपको जो है रिवीजन हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो ये की गई थी कब, 1952 में। भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी, 1952 में की गई थी। सर्वोदय कार्यक्रम किसके विचारों से प्रेरित था, सर्वोदय कार्यक्रम किसके विचारों से प्रेरित था, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ट्रेसर हेड या फिर JB कृपलानी। तो ये मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोहरी आदर्श सेवा संघ जिसमें 232 गांव सम्मिलित थे किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कर्नल सिटोल के द्वारा, एल्बर्ट मेयर, SK देव या फिर डॉक्टर हेड्र के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोहरी आदर्श सेवा संघ जिसमें 232 गांव थे किसके द्वारा, कर्नल सिटोल के द्वारा, जो कि कहां से थे, जो कि ये क्या पढ़े थे हम, ग्वालियर से थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रसार शिक्षा को औपचारिक रूप से किस पाठ्यक्रम से जोड़ा गया था? ये आपको याद ही होगा, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं कृषि विश्वविद्यालयों से, समाजशास्त्र से, फिर दर्शन शास्त्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम उपयोग 1873 में इंग्लैंड में किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो ये तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो है क्लियर किया ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसार शिक्षा का आधार कौन सा जीवन है? कौन सा जीवन? नगरीय जीवन, महानगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन या फिर यह है सभी। तो ये तो अच्छे से क्लियर होगा, जो इसकी शिक्षा का आधार है वो है आपका ग्रामीण जीवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? विद्यालय के अंदर की, घर के अंदर की, विद्यालय के बाहर की या फिर इन सब की? तो आपको पता ही है, मैंने आपको अच्छे से समझाया, बताया है कि ये कैसी शिक्षा है आपकी, ये विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, विद्यालय के अंदर की शिक्षा ये नहीं है। प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता एवं कुशलता के क्षेत्र में, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में। तो आपने अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ी है ना, उससे क्लियर हो गया होगा कि ये जानकारी में परिवर्तन करती है, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन लाती है, आपकी योग्यता एवं कुशलता में परिवर्तन लाती है, आपके व्यवहार एवं अनुभव में परिवर्तन लाती है। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। यह कथन किसका है? ठीक, ये आपको बताना है। तो ये कथन किसका है? ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, कैल्सी एवं हेनरी का। किसका? कैल्सी एवं हेनरी का है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों, युवाओं की समस्याएं हल की जाती है। ये कथन किसका है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? लिगन्स का। किसका है? लिगन्स का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई बगीचे आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है? तो स्वास्थ्य प्रसार से, गृह विज्ञान प्रसार से, औद्योगिक प्रसार से या फिर कृषि प्रसार से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें महिलाओं को पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल और गृह प्रबंध और रसोई बगीचे, इन सब का इन सब की जानकारी प्रदान की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गृह विज्ञान प्रसार के तहत। ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार के तहत। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? शोध या खोज, शिक्षण, प्रसार कार्य या सेवा या फिर ये सभी? जो आपकी प्रसार शिक्षा का मुख्य अंग है, आपको ये बताना मुख्य अंग इसका कौन सा है। तो जो प्रसार शिक्षा का मुख्य अंग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें शोध एवं खोज भी करते हैं, शिक्षण भी करते हैं, प्रसार कार्य एवं सेवा भी आती है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन प्रसार सेवा या कार्य का आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व इसका क्या है? मनुष्य श्रम को, या फिर मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं या फिर ये सभी? मैंने आपको कल ही जो क्लास कराई है उसमें ये पूरी थ्योरी हमने क्लियर की थी। तो प्रसार सेवा या प्रसार कार्य के जो आधारभूत तत्व है, यानी कि जब हम एग्जीक्यूट करके कोई भी काम उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ के मनुष्यों को समझना है, फिर वहाँ उस चारों तरफ के वातावरण को समझना है कि वो किस तरह के वातावरण, पर्यावरण में रह रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी वो कौन से संसाधन और कौन सी जो है संस्थाओं से जुड़े हैं, ये सभी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? स्थानीय संस्कृति व रीति रिवाज का सम्मान करना,
कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जगाना, धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन करना, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। तो देखो हम क्या करते हैं कि स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं, साथ ही साथ हम कार्य की सफलता के प्रति भी विश्वास जगाते हैं कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हम साथ ही साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की भी कोशिश करते हैं, ना कि धार्मिक। हमें किसी का धर्म नहीं बदलना है, हम किसी के धर्म परिवर्तन का काम नहीं कर रहे हैं, हम इन चीजों पर काम कर रहे हैं प्रसार शिक्षा के तहत। 21 क्या है कि प्रसार शिक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य है? लोगों का विश्वास करना या फिर ग्रामीणों को ऐसे जीवन अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता एवं नेतृत्व में वृद्धि हो, लोगों का सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन का उत्थान करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी हमारे उद्देश्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? उसका जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? मनुष्य के निजी विकास से, मनुष्य के परिवेश के विकास से, सरकारी संस्थाओं व साधनों के विकास से, या फिर बताना है कि या फिर ए और बी दोनों ही से जो है इसका मतलब क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मनुष्य के निजी विकास से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ मनुष्य के परिवेश के विकास से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए भी सम्मिलित आएगा और इसमें जो है बी भी सम्मिलित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं दहामा, लिगन्स, कृष्णामाचारी या फिर बुरित। तो आंसर आपका हो जाएगा ए दहामा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग वयस्क शिक्षा, कृषि शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा या फिर यौन शिक्षा। जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो है आपकी वयस्क शिक्षा। ये प्रौढ़ की शिक्षा है। कैसी? प्रौढ़ की शिक्षा। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कृषि शिक्षा होना चाहिए, गृह विज्ञान शिक्षा होना चाहिए। नहीं, महत्वपूर्ण अंग जो है वयस्क शिक्षा, हमें तो प्रौढ़ों को ज्ञान देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ये कथन किसका है? तो आपको बताना रामाभाई का या फिर डब्लू भट्ट का या रेड्डी का या फिर दामा का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डब्लू भट्ट का। ठीक है, इस तरीके से कथन आधारित व्याप्त के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आपने देखे हैं, इससे संबंधित संस्थाओं को समझा है और संस्थाओं में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो इसमें निकाय बनाए गए या फिर समय समय पर जिन संस्थाओं का गठन किया गया वो मैंने आपको समझाया है। तो कौन कौन से मिशन मतलब लाए गए, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमने देखे हैं। तो अब आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा ये टॉपिक अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना, बाकी लोगों को भी शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।